बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज की इस वीडियो सीरीज से हम कंसोलिडेशन को समराइज वे में कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप कंसोलिडेशन जैसा इंपॉर्टेंट एरिया एक कंसाइज लेक्चर या एक समराइज लेक्चर के थ्रू इफेक्टिवली एफिशिएंटली रिवाइज कर सको। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन के हवाले से बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करता हूँ। देखिए, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई कब होती है? सर, जब भी हमारे पास कोई ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है। जब भी हमारे पास कोई ग्रुप फॉर्म हो, यानी कि पेरेंट और पेरेंट के अंडर में सब्सिडीज आ रही हो, तो इस ग्रुप के अल्टीमेट पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी प्रिपेयर करना होता है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप फॉर्म हो रहा है, यानी कि पेरेंट कंपनी और उसके अंडर में एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज आ रही है, तो जो भी आपके ग्रुप का अल्टीमेट पेरेंट कंपनी होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है सर? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली हम पूरे ग्रुप को, यानी कि पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज को, यानी कि पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसिडर करते हैं। हमें ग्रुप में जितनी भी, एक ग्रुप में जो पेरेंट कंपनी और उसकी जितनी भी सब्सिडरीज है, उन सबको एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसिडर करते हैं और उस ग्रुप के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त ऐसा हो सकता है कि पेरेंट कंपनीज डिफरेंट तरह के एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करने के लिए एक पॉलिसी फॉलो कर रही हो, जबकि सब्सिडरी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही हो। लेकिन जब आप ग्रुप अकाउंट्स या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, तो आपको लाजिम है कि ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज हैं, ग्रुप की जितनी भी ग्रुप कंपनीज है, उन सब की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। वो सारी कंपनीज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पेरेंट कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि पेरेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखा हुआ है, लेकिन सब्सिडरी की बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा है। तो जब आप कंसोलिडेट करोगे, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पेरेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम कॉस्ट मॉडल पे लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है और सब्सिडी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। जब आप कंसोलिडेट करोगे, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा ये कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो पेरेंट की है, जो सब्सिडी की है, उनको हम पेरेंट की पॉलिसी के हिसाब से यूनिफॉर्म पॉलिसी का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर कर रहे होंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है और सिंपल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके हवाले से क्या बातें करनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पेरेंट की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट वगैरह को अकाउंट फॉर करने के लिए आई 27 की क्या रिक्वायरमेंट है, इससे पहले मैं रीड करता हूँ और फिर मैं एक समराइज में करूंगा, कवर करूंगा कि हम इन चीजों को सेपरेट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। आईएस 27 ये कहता है, द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कैन बी कैरिड इन द इन्वेस्टर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही। पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को हम कॉस्ट पे रख सकते हैं। हम आईएफआरएस 9 के तहत फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे रख सकते हैं, या फिर हम आईएस 28 के तहत इक्विटी अकाउंटिंग मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई सब्सिडरी के नाम से इन्वेस्टमेंट आ रही है, एसोसिएट के नाम से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉइंट वेंचर के नाम से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें आईएस 27 इजाजत देता है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को या तो कॉस्ट पे रखो, या फिर आईएफआरएस 9 के तहत फेयर वैल्यू पे रखो, या फिर हम आईएस 20 के तहत इस पे इक्विटी अकाउंटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। If the investment is carried at fair value under IFRS 9, both the investment at fair value and the revaluation gain or loss on the investment must be cancelled on the consolidation. देखिए, जब आप पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के सेपरेट अकाउंट से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे, तो ऑब्वियसली पेरेंट की बुक्स में जो सेपरेटली या इंडिविजुअली जो फेयर वैल्यू के गेन या लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड है, उनको हम अंडू कर रहे होंगे और अकॉर्डिंगली कंसोलिडेटेड लेवल पे चीजें प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये तो वो बातें मैंने की जो कि आईएस 27 हमें इजाजत देता है कि आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को कैसे अकाउंट फॉर करना है। लेकिन एग्जाम सिनेरियो में या प्रैक्टिकली इन इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बारे से मैंने एक समरी डायग्राम आपके सामने बनाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले कॉलम में हमारे पास टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है कि हमारे पास कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सर, नंबर वन, सिंपल इन्वेस्टमेंट,
नंबर वन, सिंपल इन्वेस्टमेंट। सिंपल इन्वेस्टमेंट उस वक्त क्रिएट होगी जब आप किसी और कंपनी के, किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के लेस देन 20% शेयर होल्डिंग अपने पास ओन करो या एक्वायर करो। इसके बाद सेकंड टाइप है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कॉन्सेप्ट उस वक्त अराइज होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस वक्त अराइज होता है जब एक इन्वेस्टर के पास किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के 20% से लेकर 50% के दरमियान शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट करती हो। इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी या सब्सिडी उस वक्त क्रिएट होती है जब एक कंपनी किसी और कंपनी को कंट्रोल करे, यानी कि इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्डिंग ओन करे, हेल्ड करे, तो फिर हमारे पास सब्सिडी का कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा होगा। जब भी पेरेंट के पास एक सब्सिडी आ जाएगी, यानी कि ग्रुप फॉर्म हो गया, अब ग्रुप फॉर्म होते ही पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने। अब मल्टीपल कॉलम्स में मैंने चीजों को बाइफरकेट कैसे किया है। इन्वेस्टर कंपनी डज नॉट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट हैज नो सब्सिडी। ऐसा हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर कंपनी है, उसके पास कोई सब्सिडी ना हो, सिर्फ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो। अगर तो इन्वेस्टर के पास कोई सब्सिडी नहीं है, यानी कि सिर्फ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, तो इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाए जाएंगे। इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर के पास कोई सब्सिडी नहीं है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं। एंड सेकंड, इन्वेस्टर कंपनी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट हैज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। अगर तो एक इन्वेस्टर के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, यानी कि वो ग्रुप क्रिएट कर रही है, ग्रुप फॉर्म कर रही है, तो अब अल्टीमेट पेरेंट या अल्टीमेट इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने, साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। अब इन तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स को अगर तो सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, अगर तो सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं तो इनको कैसे मेजर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट की। सर, सिंपल इन्वेस्टमेंट को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर आईएफआरएस 9 अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, एज पर आईएफआरएस 9 मेजर कर रहे होंगे। आईएफआरएस 9 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करने के लिए, मेजर करने के लिए दो क्लासिफिकेशन मॉडल्स है। वन इज कॉल्ड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अगर एक इन्वेस्टर कंपनी की किसी दूसरी इन्वेस्टिंग कंपनी में सिंपल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लेस देन 20% शेयर होल्डिंग है, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस सिंपल इन्वेस्टमेंट को हम एज पर आईएफआरएस 9 या तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के तहत अकाउंट फॉर करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अराइज होता है, यानी कि इन्वेस्टर के पास किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के 20% से लेकर 50% तक शेयर होल्डिंग है, यानी कि इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी की डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा होगा प्रैक्टिकली और एग्जाम में, अगर तो इन्वेस्टर सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, यानी कि इन्वेस्टर की कोई सब्सिडरी नहीं है, इन्वेस्टर कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा, तो इस केस में आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर आईएस 28 के तहत इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। और अगर इन्वेस्टर के पास कोई सब्सिडरी है और वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कॉस्ट पे रख सकते हैं, या फिर आईएफआरएस 9 के तहत फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हैं। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे हम इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे होंगे। अगर तो इन्वेस्टर की कोई सब्सिडरी नहीं है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए जा रहे, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई होगी। अगर तो इन्वेस्टर की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है और वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम या तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे कैरी करेंगे, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आईएस 28 के तहत इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे होंगे। और लास्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, यानी कि अगर इन्वेस्टर के पास सब्सिडरी है, इन्वेस्टर के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, तो देखिए इन्वेस्टर के पास अगर एक से ज्यादा सब्सिडी, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर सब्सिडी आ जाती है तो इसका मतलब है कि सेपरेट फाइनेंशियल्स भी बनाने और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने, तो ये मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी की केस में जो इन्वेस्टर कंपनी के, जो पेरेंट कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, इस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी को कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल अंडर आईएफआरएस 9 पे अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, मेजर कर रहे होंगे, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इस सब्सिडी की कंसोलिडेशन कर रहे होंगे। अगर एक इन्वेस्टर के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, तो सेपरेट अकाउंट्स में इस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में सब्सिडरी की कंसोलिडेशन की जा रही होगी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने एक सिंपल
सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट देखा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होगी जब हम ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होंगे, इस हवाले से डिस्कशन की, और एक समरी कवर की कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट और कंसोलिडेट बुक्स में किस तरह से मेजर कर रहे होंगे, अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।